चलिए आज हम एक रोचक यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं। ल्हासा की ओर, लेखक राहुल सांकृत्यायन जी। इसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत ही शानदार ढंग से किया है। लेखक ने यह यात्रा सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी बहुत जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटी कलिटपोट का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे यह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, जिससे होकर व्यापारी व सैनिक आते जाते थे। परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे, इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियां व किले बने हुए थे, जिनमें कभी कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान हैं। लेकिन उनके लोग के कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, इसलिए उनके लोग के कुछ हिस्से आबाद थे। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले में लेखक व उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था और ना ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों में घुसने भी नहीं दिया जाता था, मगर अपरिचितों के घर के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहाँ पर मक्खन व नमक की चाय पी जाती थी। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 राहदारी मांगी। राहदारी अर्थात प्रवेश पत्र, परमिशन लेटर। यह परमिशन लेटर अथवा प्रवेश पत्र उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोड़ला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति, जो राहुल सांकृत्यायन जी के बौद्ध भिक्षु दोस्त थे, उनकी पहचान होने के कारण भिखारी के वेश में होने के बाद भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिली। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, जबकि वे उस वक्त भिखारी के वेश में नहीं बल्कि एक अच्छे यात्री के वेश में थे। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य थोड़ला पार करना था, जो ऊंचा होने के कारण सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 1600 से 1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरफ लापरवाह थी, इसलिए यहाँ अक्सर लूटपाट व हत्याएं हो जाती थी। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, परंतु मन में डर बना रहता था। यहाँ हथियार का कानून भी लागू नहीं था, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे।
लेकिन पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना मुश्किल था, इसलिए दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूर्व ओर बिना बर्फ और हरियाली के नग्न पहाड़ दिखाई दे रहे थे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहां स्थानीय देवता का मंदिर भी बना हुआ था। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए। वो रास्ता भटक गए और वे गलत रास्ते 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में लोगों से पूछा तो पाया कि वह गलत रास्ते पर है। वह फिर वापस सही रास्ते की ओर आए, तब देखा कि उन्हें काफ़ी देर हो गई थी और सुमति उनका इंतज़ार कर रहा था। उनके मित्र सुमति नाराज़ हो गए, परंतु जल्द ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वह लंगोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। उसके बाद वो तिट्टी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिट्टी समाधि गिट्टी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लिहाजा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कुली न मिलने पर वे अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगैर में मिल जाते थे। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया नमसे से मिले। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिट्टी वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए।